कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सहित ब्रिटिश भारत की राजधानियों में मध्यम वर्ग का उदय होने लगा। अंग्रेजी ने तेजी से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के रूप में प्रमुखता प्राप्त की। साथ में अंग्रेजी ब्रिटिश भारत में शासक वर्ग द्वारा बोले जाने वाली भाषा बनने लगी। सामान्य व्यक्तियों ने माना कि अंग्रेजी बोलने और लिखने की क्षमता फायदेमंद हो सकती है, खासकर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों में क्लेरिकल पदों की बढ़ती उपलब्धता के साथ। कलकत्ता में यूरोपीय लोगों के साथ लंबे समय तक बातचीत से प्रभावित होकर कुछ शिक्षित और उदार विचारधारा वाले भारतीयों ने विशेष रूप से शास्त्रीय शिक्षा की प्रभावशीलता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्हें पश्चिमी भाषाओं और साहित्य के ज्ञान द्वारा प्रदान की जाने वाली विशाल संभावनाओं का एहसास हुआ। राजा राम मोहन रॉय, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी थे, सहित शिक्षित व्यक्तियों ने विशेष रूप से शास्त्रीय शिक्षा की सीमाओं को देखा। 1774 में पश्चिम बंगाल के एक कुलीन हिंदू परिवार में जन्मे राममोहन ने कम उम्र से ही हिंदू धर्म के भीतर अंधविश्वासों की कड़ी आलोचना की थी। मौजूदा धार्मिक प्रथाओं की निंदा करने के लिए 16 साल की उम्र में घर से निष्कासित किए गए राममोहन रॉय वकालत करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। शिक्षा के अधिक प्रबुद्ध स्वरूप के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के संभावित लाभों के बारे में उनकी समझ और हिंदू प्रथाओं के कुछ पहलुओं के प्रति उनके तिरस्कार ने उन्हें यूरोपीय शिक्षा और अंग्रेजी भाषा के प्रसार का एक प्रमुख प्रस्तावक बना दिया। राजा राम मोहन रॉय ने अपना समय एशिया और यूरोप की विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करने में बिताने का फैसला किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के पवित्र लेखों पर भी गौर किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि सच्चा धर्म क्या है। साथ ही वे यूरोप के लोगों, विशेषकर मिशनरियों के साथ दोस्त बन गए। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके खुद के धर्म के मानने वाले कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया और उन्हें इसके कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन सभी अनुभवों के कारण इस व्यक्ति ने अपने धर्म की पारंपरिक या रूढ़िवादी मान्यताओं से अलग होने का फैसला किया। तब से उन्होंने वैदिक एकेश्वरवाद नामक चीज को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो भगवान के बारे में सोचने का एक तरीका है। वे न केवल उन्नत भारतीय विचारकों का नेतृत्व और मार्गदर्शन करने में वास्तव में अच्छे थे, बल्कि वो और डेविड हेयर और उनके जैसे अन्य यूरोपीय लोगों के बीच एक सेतु के रूप में भी काम कर रहे थे। 1815 में डेविड हेयर कलकत्ता में इंग्लिश इंस्टीट्यूशन खोलने की योजना लेकर आए राजा राम के पास, जहां लोग अंग्रेजी, बंगाली और फारसी भाषाएं सीख सकें। हालांकि इस व्यक्ति की मान्यताओं को लेकर पारंपरिक हिंदुओं में कुछ असहमति थी, इसलिए उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा। चुनौतियों के बावजूद 20 जनवरी 1817 को हिंदू कॉलेज खुला, जिसमें 20 छात्रों ने विभिन्न भाषाएं सीखीं। यह भारतीय इतिहास की एक बड़ी बात थी, जिससे पता चलता था कि यहाँ के लोग अंग्रेजी और यूरोपीय साहित्य सीखना चाहते थे। इसके बाद भारतीयों, यूरोपीय और मिशनरियों ने मिलकर 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और 1819 में कलकत्ता स्कूल सोसाइटी बनाने के लिए काम किया। इन समूहों का उद्देश्य विशेष रूप से अंग्रेजी के माध्यम से उपयोगी ज्ञान फैलाकर मूल लोगों की नैतिकता और बुद्धि में सुधार करना था। शिक्षा सुधार की दिशा में 3 मुख्य ताकतें काम कर रही थीं। एक थी कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी, जिसका ध्यान बुनियादी ज्ञान फैलाने और शिक्षक तैयार करने पर था। दूसरी कलकत्ता स्कूल सोसाइटी थी, जिसका लक्ष्य कलकत्ता और आसपास के इलाकों में स्कूल खोलना था। 1821 तक कलकत्ता स्कूल सोसाइटी के पास पहले से ही 3000 से अधिक छात्रों वाले 115 स्थानीय स्कूल थे। यह भारत में शिक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उसी समय इंग्लैंड में उपयोगितावाद नामक एक शक्तिशाली विचार प्रभाव प्राप्त कर रहा था। इसमें व्यावहारिक और उपयोगी परिणामों पर जोर दिया गया।
सर फ्रांसिस बर्डेट ने सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करने में उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम से मदद मांगी। उपयोगितावाद के एक प्रमुख व्यक्ति जेरेमी बेंथम ने गुलामी के खिलाफ आंदोलनों, दंड संहिता को मानवीय बनाने के प्रयासों और सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर देने में सहयोग किया। उनके विचारों ने युवा मनों को प्रभावित किया और उनमें से कई को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत भेजा गया। बेंथम के करीबी सहयोगी जेम्स मिल ने 1806 में अपने इतिहास कार्य में पारंपरिक भारतीय मूल्यों पर सवाल उठाया। उनके बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी बाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय में उपयोगितावादी प्रभाव स्थापित करने में मदद मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स मिल के पास भारतीय संस्थानों, मूल्यों या धर्म के बारे में कहने के लिए कोई सकारात्मक बातें नहीं थीं। उन्होंने भारतीय समाज को अपरिवर्तनशील और प्रगति न करने वाले समाज के रूप में देखा। मिल ने सुझाव दिया कि भारतीय समाज को बेंथमाइट सिद्धांतों के आधार पर सुधार की आवश्यकता है। उनका मानना था कि पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान को भारत में लाने से प्रगति होगी। जैसे ही ये विचार भारत में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से टकराए, विरोध हुआ। कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को विरोध का सामना करना पड़ा। राममोहन राय ने 1823 में लॉर्ड एमहर्स्ट को लिखे एक पत्र में संस्कृत कॉलेज के प्रस्ताव की आलोचना की। उनका तर्क था कि इससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति बाधित होगी। रॉय ने गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अधिक उदार प्रणाली का सुझाव दिया। राममोहन राय की आपत्तियों के बावजूद सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1824 में कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज और दिल्ली में एक और कॉलेज खोला। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय ने समिति के काम की आलोचना की। उनका मानना था कि ध्यान हिंदू या मुस्लिम साहित्य पढ़ाने पर नहीं, बल्कि उपयोगी शिक्षण पर होना चाहिए। उनका मानना था कि पारंपरिक साहित्य पढ़ाने में बेकार और शरारती सामग्री शामिल होगी, उपयोगिता में योगदान नहीं होगा। पारंपरिक विचारों से अवगत समिति बड़े बदलाव करने से झिझकती थी। अगस्त 1824 में उन्होंने गवर्नर जनरल को बताया कि हिंदुओं और मुसलमानों को यूरोपीय शिक्षा के बारे में आपत्ति थी और शिक्षण के लिए शास्त्रीय भाषाएं अपरिहार्य थीं। वे यूरोपीय विज्ञान के लिए पुस्तकों और प्रशिक्षण शिक्षकों पर काम कर रहे थे। हिचकिचाहट के बावजूद 1824 में कलकत्ता मदरसा में अंग्रेजी कक्षाएं जोड़ी गईं। 1827 में कलकत्ता संस्कृत कॉलेज और दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी कक्षाएं शुरू की गईं। 1828 में नए गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने उपयोगितावादी विचारों से प्रभावित होकर अंग्रेजी को भारत में सार्वजनिक व्यवसाय की भाषा बनाने का लक्ष्य रखा। वे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। 1830 में लॉर्ड बेंटिक की इच्छा के बाद बनारस संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी कक्षाएं जोड़ी गईं। हालांकि समिति के नियंत्रण से बाहर की घटनाओं ने उनके प्रयासों पर ग्रहण लगाना शुरू कर दिया। 1830 तक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन समिति के कुछ युवा सदस्य जेम्स मिल और बेंथम के विचारों से प्रभावित थे। उन्हें भारत में ओरिएंटल संस्कृति और शिक्षा के प्रचार का समर्थन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जनवरी 1833 में ओरिएंटल शिक्षा के प्रबल समर्थक होरेस हेमैन विल्सन ने भारत छोड़ दिया। इस प्रस्थान ने ओरिएंटल कल्चर के प्रति समर्थन को कमजोर कर दिया। 1833 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया। जून 1834 में अंग्रेजी उदारवाद के साथ गठबंधन करने वाला मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की परिषद का कानूनी सदस्य बन गया। 1833 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल प्रिविलेजेस को समाप्त कर दिया।
इसने घोषणा की कि भारत के किसी भी मूल निवासी को धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। चार्टर अधिनियम ने 1833 में शैक्षिक अनुदान को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर, जो 1813 में था, उसको 10 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी कि 1 लाख पाउंड कर दिया। इससे भारत में शिक्षा के लिए वित्त पोषण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।